नमस्कार, स्वागत है आपका करियर पाथ चैनल में। दोस्तों, एग्ज़ाम का मौसम चल रहा है। ऐसे मौसम में कंटिन्यूसली स्टडी के साथ जुड़े रहना, यही आपका अंतिम सफलता का मूल मंत्र है। हिंदी का टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। एसएससी जीएसटी के एग्ज़ाम आने वाले हैं, फॉर्म निकलेंगे 2021 के, और इसके अलावा यूपी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, हरियाणा के एग्ज़ाम चल रहे हैं, राजस्थान के एग्ज़ाम चल रहे हैं, DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो ऐसे समय में इम्पोर्टेंट टॉपिक जरूर करने चाहिए और मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है आपको अधिक से अधिक जो है बेनिफिट मिले, इसी के ऊपर हमारा फोकस है। और जुड़े रहिए करियर पाथ स्टडी के साथ में। आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग संधि का टॉपिक लेकर आया हूँ। संधि और संधि विच्छेद काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत से बच्चों को इसमें प्रॉब्लम रहती है, लेकिन टिप्स, ट्रिक्स और प्रैक्टिस, इन तीनों के मेल से संधि को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। और अगर जो आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपनी क्वेरीज जो है उसमें डाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संधि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। सबसे पहले है संधि शब्द की बात करें तो संधि जो शब्द है दो शब्दों के मेल से बना है, सम जमा धी, और ये व्यंजन संधि है और सम जमा धी बनकर जो है संधि हो जाता है। ऐसे ही वी जमा छेद, इसको मिलाकर हो जाता है विच्छेद। तो संधि शब्द का अर्थ जो है वो मेल है और विच्छेद शब्द का अर्थ है विछो, यानी अलग होना। यानी दो वर्णों के मेल से संधि होती है और जब उन वर्णों को हम अलग करते हैं तो विच्छेद हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये देख सकते हो कि हमने यहाँ पर शब्द लिखा संधि, तो ये मेल है, और हमने यहाँ पर इसको अलग कर दिया तो ये हो गया विच्छेद। तो दो वर्णों को अलग करना वो कहलाता है विच्छेद। जैसे आगे हम ये देख लेते हैं कि एक्चुअल में संधि में दो वर्ण कौन मिलते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इनके बीच में मेल होता है, संधि होता है, तभी संधि बनती है। यानी प्रथम वर्ण का मतलब है, मैंने यहां पर लिख दिया शब्द और मैंने यहां पर लिख दिया अर्थ और बीच में जमा का निशान लगा दिया। तो शब्द जो है, ये जो शब्द है, द के नीचे हलंत नहीं लगा हुआ, और आपको पता है कि किसी व्यंजन के नीचे हलंत नहीं लगा हुआ, इसका मतलब है कि उसके बाद में अ स्वर है। और यहां पहला स्वर जो है वो अर्थ का अ है, तो अ और अ के बीच में यहां पर संधि होगी और संधि होने के बाद में ये हो जाएगा शब्दार्थ। एक और शब्द देख लेते हैं, सत्य जमा आग्रह। यह के नीचे हलंत नहीं है, इसका मतलब इसके बाद में अ स्वर है, अ और आ मिलकर आ हो जाएगा, उसका दीर्घ रूप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सत्याग्रह। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इनके बीच में संधि होती है, इन वर्णों के बीच में संधि होती है, और जब इसको हम अलग कर देते हैं तो वो कहलाएगा विच्छेद। और एग्जांपल देख लीजिए, सु जमा उक्ति। स के साथ में उ स्वर है और छोटा उ है और इधर छोटा उ है, यानी हस्व उ और हस्व उ के बीच में संधि हो रही है और इसका दीर्घ रूप हो जाएगा सुक्ति। या फिर मैं यहां पर अपना नाम लिख देता हूं, अरुण जमा ईश
अण के नीचे हलंत नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर अ स्वर है, और अ और दीर्घ ई इसके बीच में संधि होगी और इसका हो जाएगा ए, और फाइनली संधि के बाद में शब्द लिखा जाएगा अरुणेश। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय स्वर व्यंजन के द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण के बीच में जो संधि होती है, जो मेल होता है, उसी को हम संधि बोलते हैं। और संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि होती है 3 प्रकार की। और कौन से 3 प्रकार? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 3 प्रकार से संधि होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आशा आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं स्वर संधि को। यानी स्वर संधि उसको बोलते हैं जहां पर केवल स्वरों के बीच संधि होती है, जहां पर केवल स्वरों के बीच संधि होती है उसे हम स्वर संधि बोलते हैं। व्यंजन संधि जहां पर व्यंजन और व्यंजन या स्वर के बीच में संधि हो रही है तो व्यंजन संधि कहलाती है। और विसर्ग संधि में विसर्ग और व्यंजन या स्वर के बीच संधि हो रही है तो उसे हम बोलेंगे विसर्ग संधि। यानी जो प्रथम शब्द होगा उसमें ऊपर वाले में स्वर होगा और द्वितीय जो स्वर होगा वो भी जो है स्वर होगा। यानी प्रथम शब्द और द्वितीय शब्द दोनों स्वर होंगे, लेकिन यहाँ प्रथम जो है आपका शब्द व्यंजन होगा, द्वितीय शब्द जो है व्यंजन या स्वर हो सकता है। और यहाँ विसर्ग संधि में जो है प्रथम शब्द विसर्ग होगा और बाद में व्यंजन या स्वर हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूं पुरय जमा हित, तो इसका हो जाएगा पुरोहित। यानी विसर्ग के बाद में ह यानी व्यंजन है, यानी विसर्ग सबसे पहले, उसके बाद में व्यंजन हो सकता है या स्वर हो सकता है। यहाँ व्यंजन सबसे पहले, उसके बाद में व्यंजन हो सकता है या स्वर हो सकता है। और यहाँ केवल स्वरों के बीच में संधि होती है आपस में, तो उसे हम बोल रहे हैं स्वर संधि। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं स्वर संधि की तरफ। सबसे पहले है स्वर संधि, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत से क्वेश्चंस इसमें देखे जाते हैं। और स्वर संधि जो है इसके 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 5 प्रकार होते हैं? तो सबसे पहले होता है इसमें दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। और उसके बाद में है इसमें गुण स्वर संधि। उसके पश्चात है इसमें वृद्धि स्वर संधि। और उसके पश्चात है इसमें यण स्वर संधि। और फाइनली 5वां और लास्ट है इसमें अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। तो संधि 3 प्रकार की है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और आगे स्वर संधि जो है आगे 5 प्रकार की है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और लास्ट जो है अंतिम में अयादि स्वर संधि। तो ये स्वर संधि है, इसमें सबसे पहले हम लेंगे दीर्घ स्वर संधि को। तो सबसे पहले आपके सामने दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि जो है इसमें स्वर दीर्घ हो जाता है। स्वर हमने किए हैं 11 प्रकार के होते हैं, 11 स्वर होते हैं सॉरी। और इसमें ह्रस्व स्वर है और दीर्घ स्वर है। और ऐसे समान स्वर जो ह्रस्व में है और दीर्घ में है वो जो है आपका स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं, स्पेशली दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल अ और अ के बीच में संधि होगी, दोनों ह्रस्व स्वर समान स्वर आपस में मिलेंगे तो उसका दीर्घ रूप हो जाएगा। और ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर इसके बीच में आपस में संधि होगी समान स्वर में, तो वो भी दीर्घ रूप आ जाएगा उसका। और
दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर के साथ मिले तो भी इसका दीर्घ रूप हो जाएगा, और दीर्घ स्वर और दीर्घ स्वर समान दीर्घ स्वर जो है आपस में मिले तो भी उसका दीर्घ रूप हो जाएगा। यानी बेसिकली समान स्वर आपस में किसी भी तरीके से मिले तो उनके बीच में दीर्घ रूप हो जाएगा, और मैक्सिमम दीर्घ रूप इसका क्या है तो वो है आ। ऐसे ही ई से संबंधित आप देखिए कि ह्रस्व ई और ह्रस्व ई के बीच में संधि होगी तो उसका दीर्घ रूप हो जाएगा। ह्रस्व ई और दीर्घ ई के बीच में संधि होगी तो भी उसका दीर्घ रूप हो जाएगा, मैक्सिमम दीर्घ रूप होगा। और सबसे पहले दीर्घ स्वर हो, उसके बाद में समान रूप से ह्रस्व स्वर हो, उसका भी दीर्घ रूप हो जाएगा, और समान रूप से दीर्घ स्वर आपस में मिले तो भी उसका दीर्घ रूप हो जाएगा। तो मैक्सिमम जब भी समान स्वर आपस में मिलेंगे तो उसका दीर्घ रूप हो जाएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। समान स्वरों में ह्रस्व उ और ह्रस्व उ के बीच में संधि हो रही है तो उसका दीर्घ रूप हो जाएगा। ह्रस्व और दीर्घ उ के बीच में संधि होगी तो भी उसका दीर्घ रूप हो जाएगा। और यदि दीर्घ और ह्रस्व के बीच में संधि होगी तो भी उसका दीर्घ रूप हो जाएगा, और दीर्घ और दीर्घ के बीच में संधि होगी तो भी उसका दीर्घ रूप हो जाएगा। यानी समान स्वर आपस में किसी भी अवस्था में मिले तो उसका दीर्घ रूप हो जाएगा। यह आपके सामने एग्जाम्पल है। और लास्ट जो है एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखूंगा वो एग्जाम्पल है ऋषि वाले री से संबंधित, यानी ऋषि वाले री की संधि ऋषि वाले री समान स्वर से हो तो फिर उसका भी दीर्घ रूप हो जाता है, तो भी उसका दीर्घ रूप हो जाता है, क्योंकि इसका ना ह्रस्व है ना दीर्घ है, एक ही प्रकार से ये यूज होता है। तो किसी प्रकार से आपस में संधि हो तो उसका समान स्वर हो जाएगा। जैसे पितृ जमा रण, पितृ जमा रण समान है तो इसका पितरण हो जाएगा, पितरण हो जाएगा। तो इसलिए ऋषि वाले री के एग्जाम्पल इसमें काफी कम आएंगे, लेकिन आप इन सभी को देखोगे अ से संबंधित, ई से संबंधित, उ से संबंधित किसी भी अवस्था मिले, यानी प्रथम जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण ह्रस्व है और उस तरफ जो है ह्रस्व है द्वितीय शब्द में और समान स्वर है तो वो दीर्घ हो जाएगा, और किसी भी अवस्था में मिले तो इसका दीर्घ रूप हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं इसको आगे हम। तो सबसे पहले आपके सामने है यहाँ पर शब्द जमा अर्थ या फिर सत्य जमा अर्थ या फिर चर जमा अचर या फिर सत्य जमा अर्थी और या फिर सत्य जमा आग्रह या फिर देव जमा आल्य या फिर निशा जमा अचर। यानी शब्द के द के नीचे हलंत नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पर अ स्वर है और अ मिलकर आ हो जाएंगे, दीर्घ रूप हो जाएगा, इसलिए उसका हो गया शब्दार्थ। सत्य जमा अर्थ सेम, य के नीचे हलंत नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर अ स्वर है और अ के बीच में संधि हो गई तो इसका हो जाएगा सत्यार्थ। र के नीचे हलंत नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर अ स्वर है और इसका हो जाएगा इस वजह से चराचर। य के नीचे यहाँ पर भी हलंत नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पर अ स्वर है और अ मिलकर आ हो गया, इस वजह से इसका हो जाएगा सत्यार्थी। सत्य जमा आग्रह है, य के नीचे हलंत नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर भी अ स्वर है तो अ और आ मिलकर हो जाएगा सत्याग्रह है। व के नीचे हलंत नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर भी अ स्वर है तो अ और आ मिलकर यहाँ पर भी दीर्घ रूप हो जाएगा देवाल्य।
ऐसे ही आ और अ, यहाँ पर आ स्वर है, श के साथ आ की मात्रा, और यहाँ पर अ स्वर है, समान स्वर है, तो इसका हो जाएगा निशाचर। या फिर यहां मैंने लिख दिया विद्या जमा अर्थी, और या फिर विद्या जमा आल्य, तो विद्यार्थी हो जाएगा इसका, और इसका विद्यालय। तो समान स्वरों के बीच में जब संधि होगी तो उसका दीर्घ रूप जो है सामने आएगा, इस वजह से इसको हम बोलेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। और भी आप इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं, और एग्जाम्पल जो है उदय जमा अचल, दिवस जमा अवसान, उदय जमा अचल और दिवस जमा अवसान। तो यह के नीचे हलंत नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर अ स्वर है और अ के बीच में संधि हो रही है, तो इसका हो जाएगा उदयाचल। स के नीचे हलंत नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर भी अ स्वर है, तो अ और अ मिलकर आ हो जाएगा, इसलिए दिवस दिवसावसान। दिवस का अंत जिसको बोलते हैं, अवसान अंत को बोलते हैं, फिर दिवसावसान, दिवसावसान। ऐसे ही एग्जाम्पल है कर्म जमा अर्थ। तो कर्म, र का उच्चारण क और म के बीच में है, इसलिए म के नीचे हलंत नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अ है, और अर्थ अ और अ के बीच में संधि होगी, इसका मतलब हो गया कर्मार्थ। कर्मार्थ, इस वजह से इसका हो जाएगा कर्मार्थ। ऐसे ही राम जमा अवतार, राम जमा अवतार, म के नीचे हलंत नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पर अ स्वर है, अ और अ के बीच में संधि हो गई, इस वजह से इसका हो जाएगा रामावतार। ऐसे ही कृष्ण जमा अवतार, अण के नीचे हलंत नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर अ स्वर है, अ और अ के बीच में संधि हो गई, इसलिए हो जाएगा इसका कृष्णावतार, इसलिए इसका हो जाएगा कृष्णावतार। ऐसे ही धर्म जमा अर्थ, धर्म जमा अर्थ, म के नीचे हलंत नहीं है, और र का उच्चारण ध और म के बीच में हुआ है, धर्म, और इस वजह से यहाँ पर अ स्वर है, अ और अ के बीच में संधि हुई, तो इसका हो जाएगा धर्मार्थ, इसका हो जाएगा इस वजह से धर्मार्थ। समझ में आ रहा होगा आपको। ऐसे ही परीक्षा जमा अर्थी, परीक्षा जमा अर्थी, और इसका हो जाएगा परीक्षार्थी। श के साथ आ की मात्रा है, आ यानी दीर्घ स्वर और समान स्वर अ, तो परीक्षार्थी। ऐसे ही परीक्षा जमा आल्य, तो आ दीर्घ स्वर और यहाँ भी आ दीर्घ स्वर, दोनों समान स्वर हैं, इसलिए इसका हो जाएगा परीक्षाल्य, इस वजह से इसका हो जाएगा परीक्षाल्य। ऐसे ही आपका नयन जमा अभिराम, नयन जमा अभिराम, नयन जमा अभिराम, न के नीचे हलंत नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर अ स्वर है, अ और अ मिलकर आ हो जाएगा, इसलिए हमने नयन एज इट इज लिख दिया, आ की मात्रा न के साथ लगा दी और बाकी एज इट इज है नयनाभिराम, नयनाभिराम। इससे आगे है परम जमा अणु, परम जमा अणु। ऐसे ही पुष्प जमा अंजलि,
और ऐसे ही है जो है आपका, इसी प्रकार से आपका गीत जमा अंजलि। तो परम के नीचे म के नीचे हलंत नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर अस्वर है। प के नीचे हलंत नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर अस्वर है। त के नीचे हलंत नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर अस्वर है। तो इसलिए अ और अ मिलकर आ हो गया, इसका हो गया परमाणु। ऐसे ही पुष्पांजलि, और ऐसे ही आपका गीतांजलि। इसी से मिलता जुलता शब्द है पत्र जमा अंजलि। काफी फेमस है आजकल। त के नीचे हलंत नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर अस्वर है। अ और अ मिलकर आ हो जाएगा, इसलिए पतंजलि, पतंजलि। अ और अ मिलकर आ हो जाएगा। ऐसे ही शस्त्र जमा अर्थ, शस्त्र जमा अर्थ। त्र के नीचे हलंत नहीं है। जब त्र के नीचे हलंत नहीं है तो इसका मतलब उसके बाद में अस्वर है, इस वजह से हो जाएगा शास्त्रार्थ। यहां पर होना चाहिए था शास्त्र जमा अर्थ, तो हो जाएगा शास्त्र जमा अर्थ, शास्त्रार्थ। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा आपको। ऐसे ही आपका हो जाएगा अक्ष जमा अंश, अक्ष जमा अंश। काफी फेमस वर्ड है, काफी प्रमुख शब्द है। श के नीचे हलंत नहीं है, इसका मतलब जो है श के बाद में अस्वर है, और इस वजह से अ और अ मिलकर आ हो जाएगा, इस वजह से हो जाएगा इसका अक्षांश। ऐसे ही आपका देश जमा अंतर, देश जमा अंतर, तो हो जाएगा देशांतर, देशांतर। बहुत प्रमुख शब्द है, लेकिन हम इसके संधि पर ध्यान नहीं देते, वैसे ही शब्द देख लेते हैं। ऐसे ही वार्ता जमा आलाप, वार्ता जमा आलाप। आ स्वर है और आ स्वर है, सेम दीर्घ रूप हो जाएगा वार्तालाप। पत्र जमा आचार, पत्राचार। पत्र जमा आचार, पत्राचार हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही शरण जमा आल्य, शरण जमा आल्य, और शरण जमा आगत, शरण जमा आगत। तो शरणालय और शरणागत। अण के नीचे हलंत नहीं है, इस वजह से इन दोनों में अस्वर है, और अ और आ दीर्घ स्वरों के बीच में संधि हुई है, तो उसका दीर्घ रूप हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा दीर्घ रूप। इसका दूसरा रूप चलते हैं ई से संबंधित। ई के बीच में समान स्वरों के बीच में संधि हो रही है, तो उसका दीर्घ रूप हो जाएगा, उसका दीर्घ रूप हो जाएगा। जैसे चाहे सबसे पहले हस्व आपस में मिले, और चाहे जो है हस्व और दीर्घ मिले। जैसे कि गिरी जमा इंद्र, गिरी जमा इंद्र। र के साथ में छोटी ई की मात्रा, और यहाँ पर छोटी ई है, दोनों हस्व है, इसका दीर्घ रूप हो जाएगा गिरिंद्र। या इस प्रकार से इसके बीच में संधि हो रही है गिरी जमा ईश। तो छोटी ई है, बड़ी ई है, इसका दीर्घ रूप हो जाएगा तो गिरीश। ऐसे ही आप बोल सकते हो कवि जमा ईश, तो इसका हो जाएगा कविश, दीर्घ रूप।
यानी यहाँ ह्रस्व ई है, यहाँ दीर्घ ई है, किसी भी व्यवस्था में समान स्वर मिल रहे हैं तो इसका दीर्घ रूप हो जाएगा। या कवि जमा इंद्र, कविंद्र, कपि जमा इंद्र, कपि जमा ईश। तो ह्रस्व ई है, ह्रस्व ई है, दीर्घ रूप हो जाएगा इसका, बड़ी की मात्रा लग जाएगी। ह्रस्व ई है, दीर्घ ई है, इसमें भी सेम कपीश। ऐसे ही रवि जमा इंद्र, रवि जमा इंद्र, ह्रस्व ई है और ह्रस्व ई है, दीर्घ ई हो जाएगा और हम लिख देंगे रविंद्र, हम लिख देंगे रविंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। रवि जमा ईश, रवि जमा ईश। तो इसमें ह्रस्व ई है, दीर्घ ई है, लेकिन समान स्वर है तो इसका, सॉरी रविंद्र तो हो चुका है, रवीश होना चाहिए, यहाँ पर सिर्फ श लगेगा, बाकी बड़ी ई की मात्रा सेम। ऐसे ही आपका अभी जमा ईश, अभीश, अभीश, अभी जमा ईश, अभीश। ऐसे ही सती जमा ईश, सती जमा ईश, दीर्घ ई की मात्रा है और दीर्घ ई है, इसका दीर्घ रूप रहेगा, यानी सतीश, सतीश। ऐसे ही सती जमा इंद्र, सतेंद्र, सतेंद्र। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। गौरी जमा ईश, दीर्घ ई है, दीर्घ ई है और दीर्घ रूप हो जाएगा गौरीश, गौरीश। तो ये ई से संबंधित एग्जाम्पल्स हैं। और आप एग्जाम्पल देखना चाहे तो एक दो एग्जाम्पल और होंगे मेरे पास में। मही जमा इंद्र, मही जमा इंद्र, मही जमा इंद्र, दोनों समान स्वर हैं, दीर्घ है, ह्रस्व है और इसका दीर्घ रूप हो जाएगा महेंद्र। हम महाजमा इंद्र करेंगे तो महेंद्र हो जाएगा, वो गुण स्वर संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। लेकिन यहां हम कर रहे हैं मही जमा इंद्र तो हो जाएगा महेंद्र। इससे आगे ऊ से संबंधित, ऊ चाहे छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, ह्रस्व ऊ है, दीर्घ ऊ है, किसी भी अवस्था में समान स्वर मिलेंगे तो उसका दीर्घ रूप हो जाएगा। इसी वजह से उसको हम बोलते हैं दीर्घ स्वर संधि। जैसे सु जमा उक्ति, सु जमा उक्ति, ह्रस्व ऊ है, ह्रस्व ऊ है, छोटा ऊ है और दोनों तरफ छोटा ऊ है, इस वजह से इसका दीर्घ रूप हो जाएगा, बड़ी ऊ की मात्रा लग जाएगी सुक्ति। ऐसे ही भू जमा ऊर्जा, छोटा ऊ है, सॉरी दीर्घ ऊ है, दीर्घ ऊ है, इसका दीर्घ रूप हो जाएगा भूर्जा, इसका दीर्घ रूप हो जाएगा भूर्जा। ऐसे ही वधु जमा उल्लेख, बड़े ऊ की मात्रा है, दीर्घ ऊ है और इधर ह्रस्व ऊ है, इसका दीर्घ रूप हो जाएगा वधुल्लेख, वधुल्लेख। ऐसे ही भू जमा ऊर्जा, भूर्जा,
दीर्घ उ है और इधर भी दीर्घ उ है और इसका दीर्घ रूप ही रहेगा भूर्जा। इससे संबंधित और एग्जाम्पल है विधु जमा उदय। विधु जमा उदय, दीर्घ है, ह्रस्व है, विधुदय। ऐसे ही आप ये देख सकते हो आपका लघु जमा उर्मी। लघु जमा उर्मी, तो लघुर्मी, दीर्घ है, दीर्घ है, दीर्घ मात्रा ही इसके साथ लगेगी, लघुर्मी। ये क्वेश्चन क्या आया हुआ है, स्वयंभू जमा उदय। दीर्घ है, ह्रस्व है और उसी प्रकार से हम लिख देंगे इसको स्वयंभुदय। स्वयंभुदय किसी व्यवस्था में ले दीर्घ रूप हो जाएगा। ऐसे ही भू जमा ऊर्ध्व, भू जमा ऊर्ध्व, दोनों दीर्घ हैं तो भूर्ध्व। भूर्ध्व किसी व्यवस्था मिले दीर्घ स्वर तो उसका दीर्घ रूप हो जाएगा। ऐसे ही आपका वधु जमा उर्मी, वधु जमा उर्मी तो वधूर्मी। ध के साथ दीर्घ उ है और इधर दीर्घ उ है और इसका दीर्घ रूप हो जाएगा वधूर्मी। इस वजह से मैं बोल रहा हूं दीर्घ स्वर किसी भी अवस्था में मिले उसका अंतिम रूप जो है, संधि जो है वो दीर्घ ही सामने आएगा और लास्ट ऋषि वाले री से संबंधित है। ऋषि वाले री में ह्रस्व और दीर्घ का कोई चक्कर नहीं होता, इस वजह से वो एज इट इज रह जाएगा। इस वजह से पितृ जमा रण, मातृ जमा रण, मातृ जमा ऋण तो पितृण, और मातृण। इसको इस तरीके से लिखते हैं। और इससे संबंधित एग्जाम्पल जो है मातृ जना ऋणाम, बहुत कम एग्जाम्पल है इसके। मातृ जमा ऋणाम, मातृणाम। इसके बहुत लिमिटेड, बहुत कम एग्जाम्पल हैं। ज्यादातर आपको एग्जाम्पल मिलते हैं आ से संबंधित, ई से संबंधित और उ से संबंधित। तो यहां पर समाप्त हो जाती है आपकी दीर्घ स्वर संधि। कोई भी प्रॉब्लम हो इसमें किसी भी शब्द से संबंधित तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर जो कमेंट कर सकते हो। और इसके अलावा हम प्रैक्टिस सेट जो करेंगे लास्ट में, उसमें सभी मिक्स एग्जाम्पल्स होंगे। उसमें स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयादी संधि और उसके अलावा व्यंजन और विसर्ग संधि संबंधित एग्जाम्पल होंगे। क्रम वाइज करेंगे, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और उसके बाद में आयादी और बाद में आपका व्यंजन और विसर्ग संधि। जुड़े रहिए करियर पाथ स्टडी के साथ में। मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है प्रैक्टिस कीजिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही क्लैरिटी आपके माइंड में बढ़ती चली जाएगी और जितने प्रैक्टिस सेट करेंगे उससे और जो है आपके डाउट्स जो है क्लियर होते चले जाएंगे। जुड़े रहिए करियर पाथ के साथ में। धन्यवाद।